नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। कोरोना की दूसरी लहर भले ही खतरनाक हो, लेकिन अगर हम और आप तैयार हैं तो इस वायरस पर आसानी से वार किया जा सकता है। लेकिन जब सिस्टम बेपरवाह और समाज लापरवाह हो जाए तो इंसानियत पर खतरा हो जाता है। और आज ऐसे ही खतरे से देश की जंग चल रही है। संक्रमण बेकाबू रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, सिस्टम जवाब देने में लगा हुआ है। ऐसे में जरूरत है बड़ी तैयारी की, लेकिन यह तैयारी होगी कैसे? कैसे महामारी पर वार होगा और कैसे जिंदगी जीतेगी, ये बताने के लिए वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इस कार्यक्रम में हम उद्योग जगत, शिक्षा जगत और स्वास्थ्य जगत से और अन्य जगत से कई हस्तियों के साथ बातचीत करते हैं और इस कोरोना को हराने की रणनीति पर चर्चा करते हैं। साथ ही बात कर रहे हैं समाज के उन लोगों से भी जो इस संकट की घड़ी में लोगों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं और कोरोना योद्धा बनकर उभर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम रेजोमा लेबोरेटरीज प्रेजेंट्स हैं तैयार हम। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसएसडी बड़गैया साहब मौजूद हैं, जो कि मुख्य वन संरक्षक हैं कांकेर से। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, इस वक्त जो परिस्थितियां हैं किसी से छिपी नहीं हुई हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी से बचने के लिए एक अब तक का जो सबसे कारगर कदम सामने आया है वो लॉकडाउन है, चेन को तोड़ने के लिए। लेकिन लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में वनवासियों को बड़ी परेशानी होती है और उन परेशानियों का हल कैसे कर रहे हैं आप? उन्हें रोजगार कैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं, कैसे उनकी मदद की जा सकती है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि बहुत ही कष्टप्रद समय है और बहुत ही सरकार ने विशेषकर वनवासियों के लिए, देखिए हमारा छत्तीसगढ़ 44% वन भाग से आच्छादित है। 18,000 में से 11,000 गांव हमारे वनों पर आश्रित हैं, लघु वनोपज पर आश्रित हैं। इसलिए ऐसे परिस्थिति में भी, लॉकडाउन की परिस्थिति में भी, हम कोरोना के गाइडलाइन को पालन करते हुए लघु वनोपज का संग्रहण, जो कि उनका मुख्य आर्थिक आधार है, हम बाकायदा लगे हुए हैं। और मैं आपको बताऊंगा, हम जो कैंपा के हमारे काम है नरवा गरवा के, वो भी उसमें हमने गति बनाई रखी हुई है। और लगभग 66 लाख मानव दिवस हमने सिर्फ कैंपा से ही पैदा किया है, सृजित किया है। उसके अलावा पूरे प्रदेश में 132 करोड़ का हम लघु वनोपज खरीदने वाले हैं, जिससे कि करीब करीब 100 करोड़ 70 लाख 80 लाख तक का रोजगार उपलब्ध होगा। पिछले साल भी लहर में हमने वनवासियों को पूर्ण रूप से जागरूक करके कोरोना के गाइडलाइन के पालन करते हुए, जिसकी वजह से पिछले साल भी हमारे गांव के क्षेत्रों में लघु वनोपज संग्रहण के बाद भी कोरोना का बहुत ज्यादा प्रसार नहीं हो पाया, क्योंकि हमने गाइडलाइन का पालन किया। प्रकृति की गोद में हमारे लोग वनवासी रहे और उनको पर्याप्त आर्थिक लाभ हम पहुंचाते रहे। इस बार भी हम जून तक किसी भी तरह से आर्थिक लाभ उनको देंगे, हर तरह से प्रयास करेंगे, कहीं उनको कष्ट नहीं होने देंगे। तो सर, क्या काम में लगे मजदूरों से कोरोना नियमों और कोविड गाइडलाइंस, क्योंकि इसका एक प्रोटोकॉल है कि आप डिस्टेंसिंग रखें, आप मास्क पहने, और काम करता हुआ मजदूर और जो खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जागरूकता वहां तक पहुंचना मुश्किल है थोड़ी परिस्थितियों को, चूंकि आप वनवासी क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप समझ पाएंगे कि मेरा प्रश्न क्या है कि कोरोना नियमों का वो पालन कैसे करेंगे, कैसे वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करवाएंगे? देखिए, कोरोना नियमों का पालन हम करवा रहे हैं। सबसे पहले तो जहां जहां हमारे संग्रहण केंद्र है वहां हम मास्क का वितरण भी करवाते हैं पत्ता संग्राहकों को। सैनिटाइजर की हमारी पूरी व्यवस्था है, साबुन और पानी की पूरी व्यवस्था है। और हम जो फड़ में जो भी संग्रहण करते हैं, जो भी मजदूर लगाते हैं, उनको बाकायदा 2 गज की दूरी पर रखकर ही हम अपना वनोपज संग्रहण का काम करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यही कारण है कि अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, वन शोषित क्षेत्रों में कोरोना बिल्कुल भी उसका प्रसारित नहीं हुआ है, ज्यादा बढ़ा फैला नहीं हुआ है, सिर्फ इसलिए कि हम कोरोना के गाइडलाइन का पूरी तरह से सरकार के नियम निर्देशों का पालन कर रहे थे। बहुत जरूरी है सर ये भी। और चूंकि इस वक्त सर जब कोई भी देश या कोई भी प्रदेश विपरीत परिस्थितियों में होता है, सर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब युद्ध काल होता है तो उसमें
सबको अपने अपने काम बड़ी जिम्मेदारी से निभाने चाहिए, जिससे कि पूरा देश एक मजबूत स्थिति में आ जाए और सेना अपना काम करेगी और आप युद्ध जीत जाएंगे। कुछ उसी तरह की रणनीति भी यहां पर निभानी पड़ेगी हम सभी को। तो इसी संबंध में एक प्रश्न मेरा यह है कि क्या विभाग के कर्मचारी भी कोरोना की लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं और किस तरह की चुनौतियां उनके लिए? देखिए, चुनौतियों तो अभी सिर्फ ये थी जो कि हम उस पर विजय पा चुके हैं, वो है लोगों में मनोबल को बढ़ाना। हाँ। और हमारे डीएफओज, हमारे जिला प्रशासन के साथ मिलकर और हमारा पूरा स्टाफ वैक्सीनेशन के लिए मनोबल बढ़ाने के साथ साथ, जागरूक करने के साथ साथ जितने भी कोरोना के गाइडलाइन हैं उनके पालन करवाने में पूर्ण रूप से कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। और हर एक जगह जाकर, हर जगह, क्योंकि वनवासी और वन क्षेत्रों में हमारे कर्मचारियों की बातें मानी जाती हैं, सुनी जाती हैं, कि हम भी जानते हैं, प्रशासन भी जानता है, जा जाकर हम जितना भी मनोबल बढ़ा सकते हैं लोगों का, जितना भी कोरोना के गाइडलाइन को हम पालन करवा सकते हैं उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। और हमारे वनवासी, कई हमारे सुदूर वनवासी में मैं आपको बता दूं, इसी का परिणाम है, मैंने अभी पेपर में पढ़ा कहीं मीडिया में कि 100% गांव में टीकाकरण कर दिए। गांव में 689 लोग, 790 लोग पूरे के पूरे टीकाकरण उन्होंने करवा लिया। इससे हमारे वन क्षेत्र के जो हमारे कर्मचारी हैं इनको इसका क्रेडिट जाता है, जो लोगों का मनोबल बढ़ाने, शिक्षित करने में लगे हुए हैं, जागृत करने में। सर, शिक्षा की आपने बात की, मैं प्रश्न ये शिक्षा से जुड़ा ही पूछूंगा आपसे कि चूंकि वन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा स्कूल्स, और क्योंकि गांव में हम देखते हैं कि बहुत अच्छी सुविधाएं इतनी नहीं है, तो वन क्षेत्रों में जागरूकता और शिक्षा की जो मूलभूत ज़रूरत है उसकी कुछ कमी देखी जाती है। और ख़ास करके इस समय में जब हम एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जिसके बारे में बहुत सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है और जो सुविधाएं हैं वो सब जगह अभी तक नहीं पहुँच पाई हैं, तो शिक्षा पर उतना फोकस कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में वहाँ के बच्चे, वहाँ के छात्र छात्राओं के लिए जो चुनौतियां हैं, उन्हें क्या आप लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं या किस तरह से ध्यान दे रहे हैं, या आगे क्या प्रोग्राम रहेंगे आपको इस संबंध में? नहीं, सरकार ने इसमें पूरा संवेदनशीलता से काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल खोलने में हम पिछले 2-2.5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं और हर ग्राम स्तर तक हमारे स्कूल खुल चुके हैं, जहाँ की बाकायदा टीचर है, जहाँ पढ़ाई हो रही है और गांव के लोग शिक्षित रह चुके हैं। मैंने भी अपने कार्यकाल में 20 सालों में मैंने देख लिया कि परिवर्तन होते पाया है। अब लोग पर्याप्त, हमारे गांव में लोग शिक्षित हो चुके हैं, पढ़ाई लिखाई और जो स्कूल खोले गए हैं उनका पूरा लाभ हमारे गांव के ग्रामवासी ले रहे हैं। बिल्कुल सर, और चूंकि ये लाभ लोग लेते रहे, चूंकि देखिए शिक्षा एक ऐसा दीपक है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करेगा, तो सशक्तिकरण आएगा और वन क्षेत्रों में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे में जबकि आप एक विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे हैं और पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है, कर्मचारियों की वहां पर सर कर्मठता बढ़ जाती है, काम बढ़ जाता है, चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में वो भी कुछ उम्मीद करते हैं विभाग से, सरकार से। तो मैं प्रश्न मेरा उसी संबंध में रहेगा कि कर्मचारियों को किस तरह की सुविधाएं इन दिनों दी जा रही हैं, क्या जरूरतें हैं एक कर्मचारी की जो लगातार ड्यूटीज दे रहे हैं, कई बार शिफ्ट से भी ज्यादा काम करना पड़ता है, तो किस तरह की चुनौतियां उनके लिए और सुविधाएं उसके अनुसार क्या उन्हें मुहैया करवाई जा रही हैं? सर, ये कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा सुविधा की बात यह है कि उनको हम परिवहन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे जितने भी वाहने हैं शासकीय, हमारे विभाग के जो भी वाहन हैं उनको हम अपने उन कर्मचारियों को उपलब्ध करा रहे हैं जो कि सुगमता से दूर क्षेत्र में जाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं और कर रहे हैं। और उनको पर्याप्त मात्रा में हम सैनिटाइजर, साबुन और ये मास्क, जो भी उनकी डिमांड है कार्य करने में, वो हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और कर्मचारियों की जितनी भी सुविधा हो सकती है हम उनको उनके स्वत्वों के हिसाब से निराकरण करके उनको लाभ पहुंचा रहे हैं, ताकि उनका मनोबल, उनका भी मनोबल बढ़ा रहे क्षेत्र में। बहुत जरूरी है इस समय में मनोबल बढ़ाना और बार बार बूस्टअप करते रहना। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हम एसएसडी बड़गैया साहब से बातचीत कर रहे हैं, जो कि मुख्य वन संरक्षक हैं कांकेर जिला के। सर, चूंकि ये कांकेर जिला बहुत बड़े वन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे समय में जबकि इस परेशानी से हमें उबरना है, वैक्सीनेशन, दवाइयाँ, कोरोना से बचाव, ये सभी अभियान सरकार की तरफ से हालांकि चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो रूट लेवल पर है, जड़ों पर अगर हम देखें तो वन विभाग का काफी काम रहता है, काफी जिम्मेदारियां ऐसे क्षेत्र में रहती हैं। इन दिनों में क्या चुनौतियां आप देखते हैं? कितना बड़ा क्षेत्र आप कवर कर रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती क्या आपको लगती है जिस पर आप अभी चाहेंगे कि कुछ सहयोग आपको मिले या कुछ जिस पर आप काम कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि हमको तो सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है, शासन खुद अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए किसी तरह से कोई अपेक्षा नहीं है
हम अपने क्षेत्र स्तर पर हमको जो सबसे ज्यादा चुनौती भी है वो लोगों में मनोबल बना के रखना है ग्रामीण क्षेत्रों में, और ज्यादा से ज्यादा हमारा उनको लघु वनोपज के संग्रहण में लगाना है। चुनौती यह है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन हो, लोग वैक्सीनेशन के लिए जागृत हों। इन सब चीजों को देखते हुए हम एक इंटीग्रेटेड, एक सामूहिक प्रयास कर रहे हैं एक साथ अपने क्षेत्रीय स्तर पर, और हमको पूरी तरह से सफलता मिल रही है, जिसमें सरकार का पूरा मतलब हमारे ऊपर हाथ है, और खुद सरकार स्वयं भी बहुत ज्यादा संवेदनशील और इस मामले में आगे बढ़कर कार्रवाई कर रही है। सर, मुख्य जो आपका कार्य है, जो मूलभूत कार्य आपका है, जिसके लिए आप अपॉइंट किए गए हैं, ऐसे समय में जबकि आप बहुत सारे अन्य आयामों को भी अंजाम दे रहे हैं, तो कितना प्रभाव पड़ा आपके मुख्य काम पर? उसमें कितना बदलाव देखने को मिल रहा है इन दिनों, और कैसे आप उसे मैनेज कर रहे हैं इन दिनों? कैसे संरक्षण के काम को आप अंजाम दे रहे हैं अपने कर्मचारियों के साथ? नहीं, हम तो संरक्षण के काम हमारे कर्मचारी साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, जहां वो अपना काम कर रहे हैं वही वो क्षेत्र है जो उनका कर्म क्षेत्र है, वन विभाग के हिसाब से वन कामों के लिए। तो एक काम पूरे समानांतर तरीके से कर रहे हैं। ये है कि जहां कर्मचारी कुछ दिन आराम कर लेते थे, अब उनको लगातार हर काम में लगे हुए, और संरक्षण के काम में पूरी तरह से सजग सतर्क हैं। और विकास का काम जो हम वन क्षेत्रों में कर रहे हैं वो तो वही है जिनका लाभ सीधा सीधा हमारे वनवासियों को आर्थिक रूप से पहुंचाया जा रहा है इस कष्ट के समय में ही। सर जी, जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था, जब संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में लगाया गया था, उस वक्त ऐसी कई समस्याएं सामने आई थी कि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, पलायन की समस्या आई थी कि उन्हें वापस आने के लिए साधन नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने पैदल ही भ्रमण करना शुरू किया, और पैदल चल करके उन्होंने कई 100 किलोमीटर अपना जो ट्रैवल है वो कंप्लीट किया, और बहुत तरह की परेशानियां वो रास्ते में झेलते हुए पहुंचे थे। आप जिस क्षेत्र में अभी हैं, वहाँ के परिवारों से जब आपकी बातचीत होती है, वहाँ के बिल्कुल जो गांव के सीधे साधे भोले भाले लोगों से, प्रवासी मजदूर जो कि कहीं बाहर जाकर के काम करें, उनसे जब आपकी बातचीत होती है, तो क्या इस तरह की भी समस्या इन दिनों वहाँ दिखाई दे रही है कि लोग वापस आ रहे हैं घर की तरफ, या क्या परिस्थितियां हैं उनके परिवार में? देखिए, जहाँ जिस क्षेत्र में मैं अभी काम कर रहा हूँ, कांकेर का जो क्षेत्र है, साथ ही साथ उसमें बस्तर भी शामिल है, तो संपूर्ण बस्तर का जहां तक मुझे वो है, यहाँ से प्रवासी मजदूरों की संख्या न्यूनतम है। यहाँ के ज्यादातर लोग हमारे यहाँ तो कस्बों में है, जहाँ उनकी खुद की स्वरोजगार है, या जो वन क्षेत्रों में है, वह वन क्षेत्रों में इतना पर्याप्त हमारे ग्रामवासियों को काम मिलता है, और सरकार द्वारा मनरेगा की जो योजना है उतनी बृहद स्तर पर भी चलाई जा रही है, और उसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि मैंने अभी तक यहाँ प्रवासी मजदूरियों को अपने इतने भ्रमण काल में और उसमें आते जाते नहीं देखा है। तो ये समस्या हमारे बस्तर में नहीं है, कम से कम प्रवासी मजदूरों वाली। सर, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह की समस्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परिवार छोटे बच्चों के साथ इस तरह का ट्रैवल करते हैं, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि बहुत दुखद तस्वीरें हैं कई बार हम देखते हैं सर। और खास करके इस वक्त जबकि जिम्मेदारियां आप लोगों की बढ़ गई हैं, एक बीमारी से, एक अनजान, एक अदृश्य शक्ति से हमें लड़ना है, और लड़ना क्या है, उससे बचाव हमारा सबसे बड़ी हमारी जीत माना जा रहा है। तो उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं रखते, और जो वन क्षेत्र से या बाहर जाने हैं, या जिनका कुछ इस तरह की तैयारी थी, वो इस समय अपने प्लान में बदलाव कर रहे हैं हालातों को देखते हुए, उन लोगों का मनोबल आप कैसे बढ़ाते हैं? क्या वो काम आप लोग करते हैं कि वो इस बारे में विचार करना बंद करते हैं, जो एक नकारात्मकता उनके मन में, उसे कैसे दूर करते हैं आप लोग? देखिए, जहां तक हमारा जहां तक हमारी पहुंच है एकदम सुदूर क्षेत्रों में, हम यही कोशिश करते हैं कि हमें डरना नहीं है, लड़ना है। और हम बताते हैं कि किस तरह से हम जीत के आ रहे हैं। इतने लोग हैं, 100 में से 90 लोग हैं, 80-85 लोग हैं जो जीत कर वापस आ जा रहे हैं, और इस कोरोना से लड़ने की ही जरूरत है, डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो भी कोरोना का गाइडलाइन है उसको हम बार बार सुनिश्चित करते हैं कि उसका पालन हमारे लोग करें। और आज मैं जहां तक देखता हूं, जैसे देखिए वैक्सीनेशन तो छत्तीसगढ़ में 18 साल से पहले 79 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा लिए आज ही के पेपर में। मतलब लोग अब आगे आ रहे हैं, अब डर नहीं रहे हैं। अब लड़ने के लिए, कमर कसने के लिए सरकार के प्रयासों से, सरकार ने जिस तरह से लोगों को जागृत किया है, मनोबल बढ़ाया है हर स्तर पर रिपीट कर, तो अब लोग डर नहीं रहे हैं, अब लड़ने के लिए तैयार हैं, और वैक्सीनेशन के लिए काफी अब आगे आ रहे हैं। और वैक्सीनेशन ही हम जहां तक समझते हैं अंतिम इसकी जो है वो हथियार है, अंतिम हथियार है इसका।
निश्चित रूप से सर, जो मैच्योर हैं, जो परिपक्व मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन युवाओं की मैं बात करूंगा जो बहुत अभी ग्रोइंग एज में हैं, जो जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं धीरे धीरे अपने परिवार की, चूंकि इस समय में जो सबसे ज्यादा संक्रमित लोग हो रहे हैं वो युवा वर्ग है। युवाओं में बहुत सारे युवाओं में इसकी जानकारी नहीं भी है। शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ हद तक यहाँ जानकारियां पहुंच रही हैं, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे बचाव करें ऐसे समय में जब परिवार की आय के साधन बिल्कुल बंद हो गए हैं, परिवार की आजीविका को कैसे चलाएं। उनका गाइडेंस आप कैसे कर रहे हैं, या उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे, उनके लिए क्या आप राय देना चाहेंगे कि वो अपने परिवार को संभाल सकें। और इस वक्त चूंकि सर बहुत सारे लोग नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं, तो मनोबल बढ़ाने का काम तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन युवाओं को क्या मार्गदर्शन देने के लिए प्रयास रहेगा और किस तरह से जमीनी स्तर पर काम हो रहा है इसके बारे में? नहीं, देखिए, जमीनी स्तर सरकार तो कर ही रही है। हम देखते हैं कि कुछ जगह अभी लॉकडाउन जो उन्होंने कम किया है, लेकिन जो अनलॉक किया है उसमें बाकायदा जिनका स्वरोजगार है, जो ठेले वाले हैं और सब्जी बेचने के लिए, फल बेचने के लिए, किराना बेचने के लिए जो लोग भी लगे हैं, वो सब अभी अपना काम कर रहे हैं और अपना रोजगार उपलब्ध उनको हो रहा है। वैसे ही सरकार युवाओं के लिए भी हर स्तर पर कहीं न कहीं प्रयास कर रही है। और जो मैं बोलता हूं कि मनरेगा भी एक साधन है गांव में रोजगार उपलब्ध करने का, और युवाओं को सिर्फ रोजगार चाहिए, उसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है हर स्तर पर, और रोजगार उपलब्ध भी करा रही है। निश्चित रूप से। और ये एक बहुत बड़ा ध्येय होना चाहिए सरकार की तरफ से। जो प्रयास हो रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और सर, वन संरक्षण के लिए आम लोगों की भागीदारी वहां इस वक्त कैसी है, और आम लोगों के द्वारा किस तरह का सहयोग मिलता है, और जो उम्मीद विभाग करता है कितनी पूरी होती है वहां, और इन दिनों में उसकी क्या स्थिति है? ये देखिए क्या है, मैंने बताया ना कि हमारे सुदूर वन क्षेत्रों में जहां हमारे जंगल घने हैं, वहां बहुत ज्यादा कोरोना का प्रसार नहीं है। वहां का माहौल अभी भी शांत और स्वच्छ है। ऐसी स्थिति में हमारा जो सहयोग शुरू से आ रहा है, हमने जो वन प्रबंधन समितियां बनाई हैं, उन वन प्रबंधन समितियों के लोग हमको संरक्षण में हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। और जैसा पूर्व सहयोग हमको आज विगत 30 वर्षों से मिल रहा है समितियों के माध्यम से, वो आज भी हमको मिल रहा है। तो सरकार ने उनको जो भी अधिकार और हैं, वो अधिकार भी देने में हम आगे आए हुए हैं, और वो लोग अपना अधिकार पाकर और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपना भविष्य। और जो वन अधिकार अधिनियम है, आदिवासियों के लिए बना हुआ है 2006 का, उसके अंतर्गत सरकार ने व्यक्तिगत संवेदनशीलता दिखाते हुए और पूरी तरह से अधिकार को उन्होंने ट्रांसफर किया है। तभी वनों के संरक्षण में हमारी सहभागिता जो गांव वालों की है, वो हमको पूरी तरह से मिल रही है। हमारा पूरा मनोबल हमारा बढ़ा हुआ है उसके लिए। जी। और सर, ये इस वक्त सबसे जरूरी है कि सहयोग मिलता रहे, ताकि इस ओर ध्यान हम दे पाएं। और ऐसे समय में, जबकि आप कह रहे हैं कि सुदूर क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा इसका प्रसार नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है कि वहाँ पर लोग इससे बचे हुए हैं। लेकिन सर, फिर भी सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरह से क्या काम कर रही है? और चूंकि जो लोग बचे हुए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सिक्योर करने के लिए, उन्हें सुरक्षित बनाए रखने के लिए भी वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। उस क्षेत्र में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसे काम कर रही है, और क्या इसके आयाम हैं? और चूंकि कई जगह कमी बताई जा रही है वैक्सीन की, तो वहां पर इस वक्त क्या परिस्थितियां हैं, जरूर बताइएगा। देखिए, अभी हमारे क्षेत्रों में तो वैक्सीन की ऐसी कोई कमी नहीं है। अभी तक हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है, और गांव गांव में जाकर प्रशासन और उनकी टीम जाकर वैक्सीनेशन का काम कर रही है, और लोग पर्याप्त वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो अभी हमारी जो टीम है प्रशासन की, सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन पर्याप्त उपलब्ध है, एंटीजन किट पर्याप्त उपलब्ध हैं, आरटीपीसीआर के पूरे टेस्ट होते जा रहे हैं, इन सब की पर्याप्त व्यवस्था है। और हम गांव गांव में जाकर, मेरे 3 जिले आते हैं, मैं तीनों जिलों में देखा है कि प्रत्येक गांव में जाकर हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम जा रही है और सभी को वैक्सीनेशन कर रही है 18 से 45 सालों के बीच के, 45 प्लस वालों से। सर, बहुत ही जरूरी है कि वैक्सीनेशन सभी का हो, ताकि इस महामारी से बचाव के लिए सभी तैयार रहें। और कोरोना के इस संकट काल में आपके विशिष्ट योगदान के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सम्मानित करता है सर। जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा करने के लिए, दर्शकों तक अपनी बात रखने के लिए।
और हम लगातार तैयार हैं इस महामारी से लड़ने के लिए, और आपका मनोबल बना रहे इसके लिए पॉजिटिव न्यूज हम लगातार आप तक लेकर आते रहेंगे और क्या जरूरी है वो भी बताते रहेंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतने वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहेंगे।